हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन क्या बन रहा है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर कार्य होता है वहाँ वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है किसी विशेष परिस्थिति में। यहाँ आवेशों का एक निकाय तैयार करेंगे और आवेशों के निकाय के निर्माण में हम अनंत से आवेशों को लेकर आएंगे और अनंत से आवेशों को लेकर आने और निकाय के निर्माण में जितना कार्य करना पड़ेगा वो किया गया कार्य उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और वही कार्य जो है निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करेगा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर पास लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। ठीक है ना। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू किसके, किए गए कार्य के बराबर। और कौन से कार्य के बराबर, अनंत से आवेशों को एक दूसरे के पास लाकर निकाय की रचना में किए गए कार्य के बराबर। जैसे अब अगर हम दो आवेशों से मिलकर बना हुआ एक निकाय तैयार करते हैं, सबसे पहले हम दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए व्यंजक निगमित करते हैं। तो यहाँ पर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। एक बिंदु A पर स्थित है और दूसरा बिंदु B पर स्थित है और दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है R12 यहाँ पे दर्शाया गया है। ये एक सिस्टम हो गया, एक निकाय हो गया जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इस निकाय के निर्माण में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ा है क्योंकि हम दोनों आवेशों को जो है अनंत से लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जब बिंदु आवेश Q1 को अनंत से लेकर बिंदु A तक आते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसे हम किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में नहीं लाते हैं। कोई दूसरा आवेश यहाँ आसपास नहीं है, इसलिए अनंत से Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम Q2 आवेश को अनंत से B तक लाएंगे तो उसे इसके विभव का सामना करना पड़ेगा, यानी कि हम Q1 आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लाएंगे, है ना। तो उस परिस्थिति में Q2 चार्ज को बिंदु B तक लाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, जिसका कैलकुलेशन हम अभी आगे करते हैं। तो दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 से मिलकर जिस निकाय का निर्माण हो रहा है उस निकाय के निर्माण में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य जो है इस निकाय, इस सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा परिभाषित होगी उस निकाय की। ठीक है ना। ये तो दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की बात हो गई। इसके अलावा हम तीन बिंदु आवेशों से बने हुए निकाय की भी बात कर सकते हैं, चार बिंदु आवेशों से बने निकाय की बात कर सकते हैं, अथवा n बिंदु आवेशों से मिलकर बने हुए निकाय की बात करेंगे। हर निकाय के निर्माण में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। कौन सा कार्य, अनंत से उन आवेशों को एक दूसरे के पास लाकर निकाय की रचना में जो कार्य करना पड़ेगा वो उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित होगा। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो चलिए, अगर हमारे पास दो बिंदु आवेशों से बना हुआ एक निकाय ये है ना, ये भी है, तो इस निकाय के निर्माण में कितना कार्य करना पड़ा उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो बिंदु A और B पर स्थित है। ये Q1 चार्ज हो गया, Q2 चार्ज है, A और B पर स्थित है, दोनों के बीच की दूरी R12 है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर Q1 चार्ज को अनंत से बिंदु A तक लाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1,
तथा आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 है, तब कुल कार्य जो है W बराबर किसके हो जाएगा, W1 प्लस W2 के। अब इन दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो अब आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य 0, क्योंकि जब अनंत से हम बिंदु आवेश Q1 को बिंदु A तक लाएंगे तो उसके आसपास कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए उसे किसी प्रतिकर्षण बल का सामना नहीं करना पड़ेगा, अतः किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम Q2 आवेश को बिंदु B तक लाएंगे तो उस कंडीशन में हम बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर कितना विभव है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा, पहले से ही इसकी परिभाषा जो दी गई है 1/4πε0 Q1/R12 है ना। बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक हम इस अध्याय के शुरुआत में ही कैलकुलेट कर लिए हैं। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव भी इक्वल टू किसके हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब अगर अनंत से हम Q2 आवेश को बिंदु B तक लाएंगे तो इस विभव का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कार्य हम पहले से ही जानते हैं कि जो विभव का फार्मूला V बराबर होता है और W/Q के होता है। तो W किसके बराबर हो जाएगा, V इंटू Q। यहाँ Q2 चार्ज को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य जो W2 है वो V इंटू Q2 के हो जाएगा। V की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे Q1 है तो Q1 Q2 हो गया। तो W2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R12। W1 का मान कितना है, 0 है, और W2 का मान कितना है, इतना है। इन दोनों कार्यों के मानों को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमको कुल किया गया कार्य W कितना मिल गया, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R12 के। यही कार्य जो है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R12। यही अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है ना। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक निगमित कीजिए और वो व्यंजक हो गया ये, ठीक, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब अगर हमारे पास कितने निकाय हो जाए, 3 निकाय हो जाए। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमने कैलकुलेट कर ली, वो कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम बात करते हैं 2 की जगह पे अगर हमारे पास 3 बिंदु आवेश हो जाए। यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट, इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है उसके में हमने लिख लिया 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अगर हमारे पास 3 बिंदु आवेश हैं और उन 3 बिंदु आवेशों को हम इकट्ठा करके परस्पर पास लाकर निकाय की रचना करते हैं तो उस समय निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो सपोज करते हैं हम तीनों आवेशों को इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, मतलब इस तरीके से व्यवस्थित करके एक निकाय की रचना करते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर जो है हम उन आवेशों को रख देते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया A, B और C, और इन त्रिभुज के तीनों कोनों पर हम चार्ज रख देते हैं। अनंत से ले आकर हमने यहाँ पे Q1 को रखा, अनंत से ले आकर हमने यहाँ पे Q2 को रखा, और अनंत से ले आकर यहाँ पे हमने Q3 को रखा। 3 जो है आवेश अनंत से लेकर आए और 3 आवेशों से मिलकर इस तरीके से एक निकाय की रचना हमने किया। अब डिस्टेंस निर्धारित करते हैं। Q1 से Q2 का डिस्टेंस हमने R12 दर्शा दिया, Q1 से Q3 की डिस्टेंस R13 दर्शा दिया, और Q2 से Q3 की डिस्टेंस को हमने दर्शा दिया R23 किया। ये एक निकाय बन गया, एक सिस्टम बन गया। और निकाय की रचना हमने कैसे किया है, अनंत से 3 बिंदु आवेशों को परस्पर पास ला करके हमने निकाय की रचना की है। अब देखते हैं कि ये जो निकाय निर्मित हुआ है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं व्यंजक की
माना 3 बिंदु आवेश Q1, Q2 और Q3, माना 3 बिंदु आवेश Q1, Q2 व Q3 बिंदु A, B व C पर स्थित है। ठीक है, 3 बिंदु आवेश जो है तीनों बिंदुओं पर या त्रिभुज के 3 कोनों पर स्थित हो गए। तो अब अगर मान लीजिए Q1 को लाने में W1 कार्य करना पड़ता है, Q2 को लाने में W2 कार्य करना पड़ता है और Q3 को लाने में W3 कार्य करना पड़ता है, तो किया गया कुल कार्य कितना होगा? चूँकि डेरिवेशन है लिखेंगे। अब यदि Q1, Q2 व Q3 को अनंत से बिंदु A, B व C तक लाने में कैपिटल W कार्य करना पड़े, लाने में क्रमशः W1, W2 व W3 कार्य करना पड़े, तो जो कुल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी? W इक्वल टू, तो कुल कार्य W इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। ठीक है, ये दूसरे टॉपिक का पहला इक्वेशन हो गया, जिसमें हमने क्या दिखाया है? W1 W2 प्लस W3 किया गया कुल कार्य जो है इन समस्त कार्यों का क्या हो गया? योग हो गया। अब इन तीनों कार्यों को हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो हम पहले से ही देख चुके हैं, जो W1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अब W1 इक्वल टू किसके है? 0 के। ठीक है ना, इसका रीजन पहले ही समझाया जा चुका है। W2 किसके हो जाएगा? W2 इक्वल टू हो जाएगा, अब चूंकि W2 कौन सा कार्य है? आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो W2 कैसे परिभाषित होगा? आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव और गुणे यहाँ पे हो जाएगा Q2 के। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव हम देख के बता सकते हैं, या W2 इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 के। ये हो गया W2 का मान। ठीक है ना, W1 का मान 0 हो गया और W2 का मान कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के। इसी प्रकार W3 इक्वल टू किसके हो जाएगा? W आवेश, अब यहाँ पे जो है W3 का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q1 और Q2 के कारण बिंदु C पर विभव। W3 इक्वल टू हो जाएगा आवेश Q1 व Q2 के कारण बिंदु C पर विभव गुणे, किसका गुणा करेंगे यहाँ पे? Q3 का, क्योंकि हम Q3 को लाने में किए गए कार्य की गणना कर रहे हैं।
या W3 इक्वल टू किसके हो गया, अब आवेश Q1 व Q2 के कारण जो विभव है उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो बिंदु C पर Q1 के कारण विभव कितना हो जाएगा और Q2 के कारण कितना विभव हो जाएगा। तो Q1 के कारण विभव होगा 1/4πε0 Q1 Q3/R13 के प्लस 1/4πε0 अब Q3/R23 के कोष्टक को बंद करके यहाँ किसका गुणा कर दिया, Q3 का गुणा कर दिया। सॉरी, यहाँ पे Q3 पहले से नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो ये हो गया Q1 के कारण बिंदु C पर विभव और ये हो गया Q2 के कारण बिंदु C पर विभव। बाहर हमने किसका गुणनफल कर दिया है, Q3 का। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी अपने पास W3 की, या W3 इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q3/R13 के और प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23 के। ये आ गया W3 का मान। W1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। W2 की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। और W3 की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, इन सभी का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 3 में, सॉरी समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो जो किया गया आवेशों को पास लाकर निकाय की रचना में किया गया कार्य हो जाएगा W इक्वल टू 0। पहले W1 का मान रख दिया, W2 का मान ये रखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R12 के। W3 का मान ये है प्लस 1/4πε0 Q1 Q3/R13 के प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23 के। ये ठीक है ना, ये हो गया किया गया कार्य। 0 हट जाएगा तो कितने स्टेप मिलेंगे, 1 स्टेप, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। यही किया गया कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है ना, यही किया गया कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है ना, अतः निकाय की जो है, अब हम फाइनल लिखेंगे, अपना अभीष्ट व्यंजक लिखने जा रहे हैं कि निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, या शार्ट में हम लिखेंगे, अतः हम निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं। अतः U इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, कॉमन ले लिए तो क्या मिला, Q1 Q2/R12 के प्लस Q1 Q3/R13 के प्लस Q2 Q3/R23 के। इसको बॉक्स में बंद करिए और यही अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है ना, यही अभीष्ट व्यंजक हो गया। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने यहाँ पे देखा है और उस टॉपिक का नाम है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उससे बना हुआ क्वेश्चन ये है, दो अलग अलग स्थितियों में दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन किया और तीन बिंदु आवेशों से मिलकर बने हुए निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन किया। इससे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं उसको आप खुद देखेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अब अगला वीडियो
देखेंगे नेक्स्ट।